हाय डियर स्टूडेंट, मैं हरिश्चंद्र यादव रसायन गंगा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हम लोगों ने मोलरता के संबंध में बात किया था और उससे संबंधित सवालों को भी सॉल्व किया था, लेकिन हमने उन्हीं सवालों के क्रम में एक सवाल छोड़ दिया था आप लोगों के लिए। जो सवाल रहा ये 1 मोलर NaOH विलेन के 2.5 लीटर और 0.5 मोलर NaOH के 3 लीटर विलेन को एक साथ मिलाने से तैयार विलेन की मोलरता क्या होगी। बहुत सारे बच्चों ने इसे सॉल्व भी किया है, कुछ लोगों का आंसर गलत आया है, मतलब निकाल नहीं पाए आंसर। तो चलिए हम देखते हैं इसका वास्तविक हल होगा क्या। आप लोग मिलान करिएगा कहाँ कमी किए हैं। बाकी जिनका आया है आंसर उनको बहुत बहुत बधाई, और जिन लोगों ने आंसर सही नहीं ला पाए हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि वो प्रयास किए हैं, इसके लिए उनको बहुत बधाई। चलिए देखते हैं कमी कहाँ रह गई उनके प्रयासों में, उसे हम हल करके बताते हैं। जैसे हमने बताया था कि जब दो विभिन्न मोलरता वाले पदार्थों को एक साथ मिलाया जाता है तो एक नई मोलरता का कोई सॉल्यूशन तैयार होता है। तो जब नई मोलरता कोई सॉल्यूशन तैयार होता है तो पहले हम इन दोनों सॉल्यूशनों को मिलाएं। हमने कहा था कि शक्ति बताने के लिए आप जो है मोलरता, दोनों की मोलरताओं को हम जोड़ लेंगे। जैसे कि ये पहले विलेन की मोलरता है और ये दूसरे विलेन की मोलरता है। पहले विलेन का आयतन 2.5 लीटर है और दूसरे विलेन का जो आयतन है वो 3 लीटर है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो तीसरी मोलरता और आयतन का गुणनफल होगा उसे हम बराबर करेंगे। चलिए देखते हैं। पहले विलेन जो है 1 मोलर है, हम करेंगे सॉल्यूशन में ये मोलर है तो हम करेंगे, पहले सूत्र लिख देते हैं, M1V1 प्लस M2V2। ये बराबर करेंगे, जो नई सांद्रता का सॉल्यूशन तैयार होगा वो तैयार होगा M3 × V3। यहाँ पर देखेंगे पहला जो सांद्रता है वो है 1 मोलर, हम करेंगे M1 के स्थान पर 1, V1 के स्थान पर करेंगे 2.5 प्लस M2 के स्थान पर करेंगे 0.5, चूँकि 0.5 मोलर है, और V2 के स्थान पर करेंगे 3। ये 3 लीटर दिया गया था। अब ये बराबर करेंगे, नया M3, नया मोलरता का सॉल्यूशन तैयार होगा, उसके लिए हम M3 लिखेंगे। और यहाँ पर जो V3 है, V3 का मतलब दोनों का आयतन जोड़ेंगे तभी प्राप्त होगा V3। तो पहले का आयतन था 2.5 और दूसरे का आयतन था 3, तो 2, 3, 5 यानी कि 5.5, इसका आयतन आएगा 5.5। अब चलिए इसका गुणा करेंगे आपस में, तो ये होगा 2.5 प्लस 3 × 5 = 15 यानी कि 1.5 बराबर M3 × 5.5। इन दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ने पर प्राप्त होगा 2.5 और ये 1.5 जोड़ेंगे 3, 1, 4, ये प्राप्त होगा 4 बराबर M3 × 5.5। अब ये क्या करना है, यहाँ पर M3 बराबर हो जाएगा आपका 4/5.5, 4/5.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 को कर सकते हैं 40, क्योंकि 1 अंक के बाद दशमलव है, बटे करेंगे हम यहाँ पर 55। 5 से काट सकते हैं, 5 × 8 = 40 और 11 × 5 = 55। फिर आगे चलेंगे, इसे और हल करेंगे तो 11 0 0 हो जाएगा, 11 × 7 = 77, फिर 3 80, 11 दूनी 22, ये लगभग 0.72। एक बार फिर से चेक करेंगे, 11 × 7 = 77, ये 8/11 बिल्कुल सही है।
ये आंसर जो आया है वो नए कंसंट्रेशन यानी कि M3 की वैल्यू हो जाएगी। M3 जो नया सॉल्यूशन तैयार होगा उसका मान होगा 0.72। देखिए यहाँ 1 मोलर और यहाँ पर 0.5 मोलर। यदि हम ऐसा कहीं किए होते, हमने शुरू में आपको बताया था दोनों मोलरताएं नहीं जुड़ेंगी, दोनों मोलरताओं अगर जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर के इसका 1.5 ही आता, और 1.5 उससे देख रहे बहुत कम है, ये 0.72 मोलर है। अच्छा, ये अंतर कहाँ से आता है? अंतर ये है, पहले विलेन की मोलरता 1 है, उसका आयतन जो है 2.5 है। दूसरे वाले विलेन की मोलरता आधी हो जाती है, लेकिन उसका आयतन जो होता है बढ़ जाता है, उसका आयतन जो है 2.5 लीटर से 3 लीटर हो जाता है। इन्हीं सब बीच में जो घटोत्तरी बढ़ोतरी हो रही है, उसी के आधार पर नई जो मोलरता होगी वो 0.72। बहुत सारे बच्चों का आंसर आया है 0.72, बिल्कुल सही है। हाँ, कुछ लोगों का आंसर जो गलत आया है वो हमें लगता है कैलकुलेशन में कहीं गलती की है, या किसी ने ऐसा किया है 5.5/4 कर दिया है। तो ये सारे कॉमन एरर हैं जो आपसे हुए हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आप इस प्रश्न को नोट किए ही है, इसका ये सॉल्यूशन भी नोट कर सकते हैं। इस प्रकार से इसे सॉल्व किया गया। एक बार देख लीजिए सब लोग ध्यान से, M1 V1 + M2 V2 गिव्स आउट या इक्वल टू M3 V3। सारे मान यहाँ पर दिए गए हैं, उन्हीं को उठा करके उनके स्थानों पर रख करके कैलकुलेशन कर देना। तो बहुत ही इजी सवाल रहा, ये एकदम इजी रहा, इसे आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे। चलिए आज हम लोग बात करेंगे एक नए न्यूमेरिकल की, मतलब जैसे कि मोलरता हो ही गया, अब हम देखेंगे मोललता। मोललता क्या है थोड़ा सा चर्चा करेंगे। वैसे चर्चा इस पर हो गया है, लेकिन जब कोई भी न्यूमेरिकल हल किया जाए तो थोड़ा सा चर्चा जरूर कर लिया जाए उसका। क्या होता है मोललता? यहाँ पर मोललता, मोललता पहली बात तो ये एक प्रकार से सांद्रता व्यक्त करने का एक विधि है, और मोललता बेस होता है, द्रव्यमान बेस होता है, द्रव्यमान पर आधारित है, द्रव्यमान पर आधारित सांद्रता है, और यह निर्भर करता है टेम्परेचर पर, निर्भर नहीं करता है, हमने निर्भर कह दिया। शुरुआत में जब हम इसको क्लासिफाइड किए थे कि कुछ सांद्रताएं जो होती हैं वो द्रव्यमान पर आधारित होती हैं, कुछ सांद्रताएं जो होती हैं वॉल्यूम पर आधारित होती हैं, जिसमें फिर हमने कहा कि जो वॉल्यूम बेस्ड होते हैं जैसे मोलरता हो गया, ये सब वॉल्यूम बेस्ड थे, तो उसमें टेम्परेचर का बड़ा प्रभाव होता था, क्योंकि टेम्परेचर के प्रभाव से वो घटते थे बढ़ते थे। लेकिन जो द्रव्यमान बेस्ड होते हैं कंसंट्रेशन, उस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन होता है मोलैलिटी का, वह टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर की निर्भरता कुछ भी नहीं होती है। अब इस जो मोललता हम देख रहे हैं, इस पर सवाल कितने टाइप से आते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। मोललता के लिए एक सूत्र है, सूत्र ये है कि मोललता बराबर होता है विलीय पदार्थ के मोलों की संख्या, जिसे हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, और विलायक का भार कैपिटल W, जिसको हम किलोग्राम में लिखते हैं। अगर ये ग्राम में कहीं दिया गया है तो आप 1000 से भाग कर देंगे, तो ये हो जाता है मोललता का फार्मूला। अब इसी फार्मूले पर जो आप n देख रहे हैं, n का मतलब होता है विलेय पदार्थ का भार बटे अणुभार, उसके भार को उसके अणुभार से भाग देते हैं, आपका ये मोलों का संख्या प्राप्त हो जाएगा। और मोलों की संख्या प्राप्त होने के बाद विलायक के भार से उसको हम भाग देंगे। और ध्यान रहे, विलायक का भार प्रायः ग्राम में दिया रहता है, हम उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। यदि कन्वर्ट ना करना हो तो निश्चित है वो किलोग्राम में रहा होगा। तो इन्हीं सूत्रों के आधार पर हम मोललता के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, चलते हैं हम लोग उसे करते हैं, सॉल्व करते हैं। लेकिन ये जानना जरूरी है कि मोललता से कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो एक एक टाइप हम लेंगे और उस टाइप पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिर जैसे जैसे इनके प्रकार यानी टाइप्स आप मोललता का क्वेश्चन बढ़ता जाएगा,
उसे सॉल्व करते रहेंगे और हर प्रकार से, मतलब इस मोलरता वाले टॉपिक में, जैसे आपने मोलरता के टॉपिक में कोई प्रश्न छूटा नहीं, जितने प्रकार से प्रश्न आते थे बनते थे उन सभी को कैटेगरी वाइज हमने सॉल्व कराया। अब इसी क्रम में यदि मोलरता आया है तो मोलरता का भी जितने कैटेगरी का क्वेश्चन बनता है, हर कैटेगरी का क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर अवश्य मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले कैटेगरी के क्वेश्चन को लेते हैं। बिल्कुल साधारण प्रश्न पहले लेते हैं। एक साधारण प्रश्न की बात करें जो सूत्र पर आधारित होता है। लिखते हैं पहला कैटेगरी हम तय करते हैं साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्न का मतलब हो गया जो सूत्र पर आधारित हो, बिल्कुल सूत्र पर आधारित हो ऐसा बोल सकते हैं। वैसे सूत्र पर तो सभी आधारित हैं, लेकिन मूल सूत्र पर जो आधारित हो हम उसको साधारण क्वेश्चन के अंतर्गत लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि किसी लवण के 6 ग्राम, पहला क्वेश्चन है किसी लवण के 6 ग्राम को, किसी लवण के 6 ग्राम को 250 ग्राम जल में घोला गया है। 250 ग्राम जल में घोला गया है। किसी लवण के 6 ग्राम को 250 ग्राम जल में घोला गया है। कह रहा विलयन की मोललता बताइए। यहां आपको बताना है मोललता। आसान सा है, मोललता ज्ञात कीजिए। मोललता ज्ञात कीजिए यदि लवण का अणुभार बराबर 60 दिया गया हो। देखिए सब कुछ क्लियर है आपको कि किसी लवण के 6 ग्राम को 250 ग्राम जल में घोला गया है। कह रहा है कि मोललता ज्ञात कीजिए यदि लवण का अणुभार 60 दिया गया हो। तो ध्यान से देखेंगे, इस प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़िए, क्योंकि प्रश्न बहुत बड़ा नहीं है, और बहुत बड़ा होता तो हम 3-4 बार कहते पढ़ने के लिए। प्रश्न छोटा होने के कारण हम 2 बार में कहते पढ़ लीजिए। आप 2 बार केवल पढ़ेंगे, 2 बार में ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए दिया है किसी लवण के 6 ग्राम को, यहाँ रुकेंगे। 6 ग्राम को मतलब हो गया कि जो पदार्थ, जो लवण दिया गया है उसका भार केवल और केवल 6 ग्राम है। हम लिखेंगे, जब इसे हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में लिखना पड़ेगा पदार्थ, यहाँ लवण लिख दे, चूंकि लवण दिया गया है। लवण का भार स्मॉल w बराबर दिया गया है आपको 6 ग्राम। एक बात क्लियर हो गया, को 250 ग्राम जल में घोला गया। जिसमें घोला गया होगा वो पदार्थ विलायक होगा। तो विलायक का भार, जल एक विलायक होता है, यहाँ लिख सकते हैं विलायक का भार कैपिटल W बराबर 250 दिया गया है, 250 ग्राम दिया गया है। फिर कह रहा कि मोलरता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपसे पूछ लिया मोललता। मोललता ये क्वेश्चन मार्क है, लेकिन इसमें एक और दिया गया है, इसका अणुभार, अणुभार उसी का होगा, लवण का अणुभार दिया गया है 60। देखिए जो जो बातें इसमें लिखी गई थी उसे हमने दे दिया। 6 ग्राम पदार्थ की मात्रा है और अणुभार इसका 60 है और विलायक का भार 250 ग्राम है, और आपको ज्ञात करना मोललता। हमने कहा इस सूत्र पर ही आधारित है। बिल्कुल आपको पता है कि जो मोललता होता है ये बराबर N/कैपिटल W होता है, और चूँकि यहाँ देख रहे हैं ये ग्राम में दिया गया है, आप 1000 से यहाँ भाग कर लेंगे। भाग का मतलब ऊपर जब लिखेंगे तो गुणे के फॉर्म में आ जाता है।
यहाँ पर n बराबर शुरू से आप पढ़ते चले आए हैं कि n जो होता है पदार्थ के मोलों की संख्या होती है। यहाँ पर पदार्थ लवण दिया गया है और पदार्थ जो लवण है उसका अणुभार 60 दिया गया है और भार दिया गया है 6 ग्राम। तो भार बटे अणुभार पदार्थ का मोल होता है, पदार्थ के मोलों की संख्या होती है। तो भार दिया गया 6 ग्राम और उसका अणुभार दिया गया 60। तो हम लिख सकते हैं 6 भार हो गया, अणुभार हो गया 60। इसके विलायक के भार की बात करें तो दिया गया 250। यहाँ पर हम गुणा कर लेंगे 1000 से। 1000 से गुणा करने पर या जो ग्राम में दिया गया था विलायक वो किलोग्राम में हो जाता है। यहाँ से देख रहे हैं 2 जीरो ये दिया गया है, ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 6 और ये 6 भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 2 पंचे 10 और 5 हम 25, यानी कि आ गया ये 2/5। अब 2/5 को भी आप भाग करेंगे तो 5 शून्य शून्य और 5 चौ 20, ये 0.4 मोलल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसे 0.4 मोलर लिखेंगे, क्योंकि मोलरता होता था तो मोलर लिखते थे, और यदि मोललता निकालेंगे तो उसके लिए हम मोलल का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से बहुत कठिन नहीं रहा यह प्रश्न, बहुत ही आसान रहा, सूत्र पर बेस्ड रहा, जिसको हमने सॉल्व किया। एक बार आप लोग ध्यान से देखेंगे, फिर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन और है कि सोडियम कार्बोनेट का 0.2 मोलल विलयन बनाने के लिए, चलिए लिखते हैं इस प्रश्न को। दूसरा क्वेश्चन है, इसी सूत्र पर ही आधारित यह भी रहेगा, साधारण प्रश्नों की प्रकृति रहेगी इसकी। दिया गया है सोडियम कार्बोनेट की, यानी हम लिखें Na2CO3 के 0.2 मोलल विलयन बनाने के लिए विलयन बनाने के लिए जल में Na2CO3 की मात्रा कितनी होगी। देखिए, भटकना नहीं है, प्रश्न में वही सब कुछ है, बस अब की बार क्या है, इसमें मोललता दे ही दिया गया है। जो हम मोललता ज्ञात करते थे, यहाँ पर मोललता दे दिया गया है। सोडियम कार्बोनेट के 0.2 मोलल विलयन बनाने के लिए ये 0.2 जो है ये इसका मोललता है, सोडियम कार्बोनेट विलयन की मोललता है। बनाने के लिए जल में सोडियम कार्बोनेट की मात्रा कितनी होगी, यानी कह रहा कि विलयन में जो सोडियम कार्बोनेट पदार्थ उपस्थित है जो कि विलय के रूप में है, इसके कितनी ग्राम मात्रा लगेगी ताकि 0.2 मोलल सॉल्यूशन तैयार हो जाए। तो पहले लिख देते हैं जो जो हमें प्राप्त है। यहाँ पर प्राप्त है मोललता हमें पहले से दिया गया है, मोललता बराबर 0.2 मोलल। चलिए, मोलल हो गया। विलयन बनाने के लिए जल में Na2CO3 की मात्रा, अब कह सकते हैं Na2CO3 का भार, Na2CO3 का भार जिसको हम स्मॉल w से दिखाते हैं, ये बराबर क्वेश्चन मार्क। हमसे यही पूछा है, और फिर क्या हमें इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, वो है सोडियम कार्बोनेट का अनुभार। तो इसे हम स्वयं निकाल सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखेंगे
Na2CO3 का अणुभार। फिर से एक बार बता दें, जिनको अणुभार निकालना नहीं आता है, चलिए यहाँ इसको हम सिखा देते हैं कैसे करना है। यहाँ पर सोडियम की संख्या 2 है तो आप करेंगे 2 गुणे सोडियम। सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो होता है 23, और अब बचा यहाँ पर कार्बन। कार्बन के लिए होता है 12, प्लस करेंगे यहाँ O3 दिया गया है तो 3 गुणे O का होता है 16, मतलब इसका परमाणु भार जो होता है ऑक्सीजन का वो 16 होता है। बराबर करेंगे 23 दूनी 46 प्लस ये 12 प्लस 16 तो ये 48। अब देखिए 8 2 10, 10 6 16 के 6 हो गया, हासिल 1 4 1 5 5 4 9 और 1 10, यानी इसका जो अणुभार आएगा यम बराबर ये हो गया 106। तो दो चीज़ें आपको मिल गई, यहाँ से मोललता मिल गई और ये इसका अणुभार मिल गया, लेकिन हमें भार नहीं मिला हुआ है। तो सूत्र में जब हम रखते हैं, सूत्र से बात करें, सूत्र से आपको दिया जाता है N/W और गुणे किया जाता है यहाँ पर 1000, या इसको और शॉर्ट और लॉन्ग फॉर्म में करें, N बराबर होता है सूत्र से यम बराबर मतलब मोललता यम डैश बराबर कर देते हैं। यहाँ पर N के स्थान पर W/M कर सकते हैं, और ये कैपिटल W और ये गुणे यहाँ पर 1000 हो जाएगा, और बराबर कर लेंगे ये M डैश डैश कर देते हैं, चूँकि यहाँ पर भी M दिया गया, वहाँ पर दोनों जगह पर सेम M हो जाता। ये मोललता के लिए है और ये इसके अणुभार के लिए है। अब प्रत्येक का मान रखेंगे, हमसे W पूछा है, W के स्थान पर हम केवल W रख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1000 और बटे यम का मान दिया गया है 106, जो हमने अभी ज्ञात किया। सोडियम कार्बोनेट का अणुभार यम का मान दिया गया 106। उसके बाद कैपिटल W जो है कितना है, कैपिटल W यहाँ पर कैपिटल W नहीं दिया है, हमें लग रहा है कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक किया गया है। सोडियम कार्बोनेट के 0.2 मोलर विलयन बनाने के लिए जल में सोडियम कार्बोनेट की मात्रा कितनी होगी। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में सुधार करेंगे आप लोग कि सोडियम कार्बोनेट के 0.2 मोलर विलयन बनाने के लिए जल में सोडियम कार्बोनेट की मात्रा कितनी होगी। हाँ, यदि आयतन, वो मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा गया, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग कर लेते हैं। यदि आयतन यहाँ लिख देते हैं, यदि भार यदि जल का भार 250 ग्राम हो, ये छूट गया था, क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, क्योंकि हमें किसी प्रश्न में इस प्रकार से नहीं दिया जाएगा कि जिसमें दो चीज़ें को ज्ञात करना हो। कम से कम प्रश्न को पूरा करने के लिए, यानी कि जब मोललता दे ही दिया गया है, मोललता के स्थान पर हम लिखेंगे जो वैल्यू दिया गया है, लेकिन अब यदि भार भी नहीं दिया जाएगा तो दोनों को हम एक साथ नहीं निकाल पाएंगे। एक जरूर होना चाहिए ताकि ये W का मान निकल सके। वो क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ था। तो यहाँ पर जल का भार का मतलब हो गया जो विलायक का भार है कैपिटल W, वो 250 ग्राम है। तो चलिए अब हम यहाँ बढ़ा लेते हैं, ये जल का भार 250 दे दिया गया और इसकी मोललता जो आई हुई है वो 0.2 दिया गया है, 0.2। चलिए अब देखते हैं, यहाँ से 1 0 ये 1 0 ये और 25 का 100, यहाँ पर 4 आ जाएगा और काट सकते हैं इसको, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6। हाँ, अब इस प्रकार से देखें तो इसे भी आप आगे बढ़ाएं पहले कि W/, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 53 है। आगे चलें तो ऐसा कर सकते हैं, जो 0.2 है
इसको आप 2 लिख करके यहाँ 10 कर सकते हैं, ताकि ये वाला 2 और ये 2 दोनों कैंसिल हो जाए। फिर आप देखेंगे कि W बराबर जो आएगा वो 53/10 हो जाएगा। हल करेंगे तो 5.3 ग्राम उत्तर इसका आ जाएगा। यही इसका आंसर होगा कि जब 250 ग्राम रहा होगा जल, तो W के स्थान पर हम 250 का प्रयोग करेंगे और बाकी हमें स्मॉल w यानी कि विलेय पदार्थ का भार निकालना ही है। अनुभार हम स्वयं निकाल लेंगे, प्रश्न में दिया गया हो या नहीं, क्योंकि हमें मालूम है सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और कार्बन का 12 होता है। इसके हिसाब से हम इसका अनुभार निकाल लेंगे। फिर 106 आ जाएगा। यहाँ पर 1000 जो गुणा किया गया, इसका मतलब जो विलायक का भार था वो ग्राम में था, उसको हमने कन्वर्ट किया किलोग्राम में। सारे वैल्यूज को हमने एक एक के स्थान पर रख करके गुणा भाग किया और जिसका आंसर आ गया 5.3। तो चलिए इसे देखेंगे आप लोग। ये कह सकते हैं टाइप फर्स्ट था, जिसको आप साधारण प्रश्न के अंतर्गत या सूत्र पर आधारित कह सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन इसका हो गया। हमें लगता है इन्हीं 2 क्वेश्चन के सहारे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि साधारण क्वेश्चनों के अंतर्गत यही रहेगा। कभी W पूछ लिया जाता है, कभी मोललता पूछ ली जाती है, और कभी मान लीजिए कि विलायक का भार भी पूछ सकता है। तो ये सारे मान दिए रहेगा, W का मान दिएगा और कह सकते हैं विलेय पदार्थ का अनुभार भी दे सकता है, या आप स्वयं निकाल सकते हैं। जैसा भी क्वेश्चन में रहेगा, कैपिटल W पूछेगा, हो सकता है मोललता भी दिया हो। मतलब इसी सूत्रों पर केवल घुमा घुमा करके सारी डिजिट को ना देते हुए एक डिजिट को छोड़ देता है, जिसे आपको ज्ञात करना होगा, और सबको दे देता है। तो आप बहुत आसानी से इस सूत्र का प्रयोग करके प्रश्नों का जवाब बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। चलिए इसी क्रम में हम दूसरे टाइप का प्रश्न लेते हैं। लिख देते हो कौन सा टाइप होगा। दूसरे टाइप के प्रश्न में एक एक करके हम सभी टाइप्स पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिससे बहुत आसान हो जाएगा। इस बात का झंझट खत्म हो जाएगा कि हम प्रश्नों को हल कैसे करें, क्योंकि हम हर नेचर के प्रश्न यहाँ उठा रहे हैं। तो इस क्रम में दूसरा जो आएगा विलेय पदार्थ की प्रतिशतता पर आधारित होगा। यहाँ पर हम टाइप दूसरा डाल दें, और वो दूसरा होगा विलेय पदार्थ की प्रतिशतता। विलेय पदार्थ की प्रतिशतता पर ये आधारित प्रश्न है। जैसे एक प्रश्न ले, फिर उसके बाद उस पर हम समझाते हैं। अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे इन प्रश्नों की प्रकृति होता है। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि 20% भारानुसार 20% भारानुसार पोटेशियम कार्बोनेट की मोललता ज्ञात कीजिए। K2CO3 की मोललता ज्ञात कीजिए। चलिए आसान है, एक ही लाइन का क्वेश्चन है। हम चाहेंगे इसका आंसर भी बहुत आसानी से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कह रहा कि 20% भारानुसार। पहले हमें इस बात को समझना होगा क्या होता है 20% भारानुसार। हमने आपको पहले वो वीडियो पिछला वाला आप देखेंगे, आप क्रम से विलयन पर आधारित जितना वीडियो हमने दिया, आप उसको क्रम वाइज क्रम देखते रहिए, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। क्योंकि हर वीडियो आपके लिए जो तैयार किया गया है कहीं न कहीं एक दूसरे से को रिलेटेड है। अभी जो हमने कल पढ़ाया उसका रिलेशन आज है, जो परसों हमने बताया था उसका भी रिलेशन अगले वाले क्लास से है। मतलब हर क्लास को हम को रिलेट करके ले चल रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छा समझ में तब आएगा
जब आप पिछला वीडियो भी देखते रहेंगे। मतलब जैसे हम गैप नहीं करते हैं, हर प्रकार के हर नेचर के प्रश्न को दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पिछले से संबंधित है। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप पिछले वाले वीडियो पर जाइए और वहाँ पर देखिए कि जब हमने बताया था कि W/W का अर्थ क्या होता है, वहाँ भी आपको समझ में आएगा। नहीं गए हैं आप, इस चैनल पर नए हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ से देखिए जहाँ से हम बता रहे हैं, फिर आप समय रहते आप पिछला भी देखिएगा, आपको यहाँ भी समझ में आएगा। देखिए 20% W/W का पहले अर्थ जानेंगे। W/W का अर्थ ये होगा कि 20% यानी कि 20 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट 100 ग्राम विलेन में उपस्थित था। यहाँ लिखेंगे अर्थ ये है कि K2CO3 का 20 ग्राम मात्रा 100 ग्राम विलेन में उपस्थित है। लिख देते 100 ग्राम विलेन में है। तो जब विलेन की कुल मात्रा 100 ग्राम दी गई है, तो अब ये तो बात स्पष्ट है। विलेन के दो घटक होते हैं, एक विलेय पदार्थ होता है, एक विलायक होता है। यदि इसमें 20 ग्राम विलेय हो गया तो बचा 80 ग्राम। तो हम लिख सकते हैं अर्थात विलायक का भार जिसे हम कैपिटल W से दिखाते हैं, ये 100 ग्राम है विलेन, उसमें से 20 ग्राम तो विलेय पदार्थ निकल गया, ये बचा 80 ग्राम। तो जो 80 ग्राम है ये आपका विलायक है। इस विलेन के लिए विलायक 80 ग्राम हो गया। अब मोललता निकालिए। मोललता बराबर, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, मोललता बराबर पदार्थ का भार बटे अणुभार। पदार्थ का भार तो 20 ग्राम दिया गया है, अगर यही हम साइड में लिख देते हैं Na2CO3 का अणुभार, अभी आपने इसके पिछले वाले प्रश्न में निकाला था 106 आया था। सोडियम कार्बोनेट का जो अणुभार है वो 106 है। तो यहाँ लिखेंगे भार के स्थान पर लिखेंगे 20, इसके अणुभार के स्थान पर लिखेंगे 106, और इसका जो ग्राम दिया गया है वजन विलायक का वह है 80, और यहाँ पर गुणा कर लेंगे 1000 से ताकि ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाए। फिर देखेंगे 20 में गिरो ये और 2 चौक 8, यहाँ बचेगा 4। फिर 4 से भाग करेंगे इसे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 250 हो गया। 2 से काट सकते हैं, 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। यहाँ पर 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6। अब आगे ले चलते हैं, 125 बटे है आपका 53। अब 125 बटे 53 जब हम इसे काटेंगे तब देखते हैं कितना इसका आंसर आता है। जैसे यहाँ पर हम भाग दे देते हैं 53 125, यहाँ पर 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 106 बच जाएगा 9, 6 15, यहाँ बचेगा 1 कट जाएगा, यहाँ दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, तो 5 तिहाई 15, लगभग 3 बार जाएगा ये। 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15, 3 पचे 15, 10 में से 9 गए, 1 बचेगा और ये बचेगा आपका 8 में से 5 गए, 8 में से 5 गए 3। अब ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये मान लिया जाएगा कि ये 2.3, इसकी मोललता करीब हो जाएगी 2.3, 2.3 इसकी मोललता हो जाती है। मोलल। तो इस प्रकार से जब परसेंटेज पर आधारित कोई सवाल आता है, परसेंटेज के नेचर का, तो यहाँ पर आप जरूर पहले उसके अर्थ को जानेंगे।
जब अर्थ क्लियर हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पर दिया गया 20% W/W, तो हम इसका अर्थ कैसे निकाल लिए कि पोटेशियम कार्बोनेट का जो 20 ग्राम है वो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। जबकि हमें क्या चाहिए, हमें विलायक का भार चाहिए था। तो विलायक का भार तब निकलेगा जब विलयन में से विलेय को निकाल देंगे। तो विलयन का भार है 100 ग्राम और विलेय पदार्थ का जो भार है वो 20 ग्राम है। निकालेंगे तो मिलेगा हमको 80 ग्राम। अब हमको मोललता निकालने के लिए जो चाहिए था वो हमें मिल गया। W का मान भी मिल गया 20 ग्राम, कैपिटल W का मान मिल गया 80 ग्राम, स्मॉल m यानी कि कह सकते हैं अणुभार भी मिल गया आपको 106। जब सारे डिजिट हमको जो जो चाहिए थे इसे सॉल्व करने के लिए, मोललता निकालने के सब कुछ मिल गया, तो हम इसके मोललता को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इस क्रम में टाइप 2 में हमने देखा कि विलेय पदार्थ की सत्ता पर ये बेस्ड है। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें। एक क्वेश्चन ये रहा, मिटा करके इसे, कि 40% दिया गया है, 40%, ये मिटा करके यहीं लिख देते हैं, 40% भारानुसार यहाँ पर दिया जाए NaOH, केवल इतना ही चेंज किया गया है। 40% भारानुसार NaOH की मोललता ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो ये 40% दिया गया है, मतलब विलेय पदार्थ का जो भार है वो 40 ग्राम है। तो विलायक कितना बचेगा, बिल्कुल निकाल लेंगे। यदि विलेय पदार्थ 40 है तो विलायक 60 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तभी 100 होगा। तो यहाँ पर विलेय मिल गया आपको 40 और विलायक मिल गया 60। और अणुभार की बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये होता है 40। यानी ऐसे प्रश्न के अनुसार यहाँ पर जो स्मॉल W आएगा विलेय पदार्थ का भार वो है 40 ग्राम, कैपिटल W जो आएगा वो आएगा 60 ग्राम, स्मॉल m जो आएगा इसका NaOH का अणुभार वो आएगा 40। अब हमको ये तीनों चीज़ें मिल गई, तब हम मोललता अगर निकालेंगे m' बराबर n भार बटे अणुभार, भार दिया गया ये 40, इसका अणुभार भी दिया गया 40 और विलायक का भार दिया गया 60, यहाँ पर गुणे कर लेंगे 1000। ऐसा करने से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल कर देगा, बचेगा 6। फिर 6 यहाँ करेंगे तो 6 के 6 हो जाएगा ये, और बचेगा 4, 6 6 36, 6 6 36, फिर 4 40, फिर 6 6 36, यानी कि 616.66 इसका मोलल सॉल्यूशन तैयार होगा। तो आसान सा प्रश्न रहा, बस केवल करना क्या है, एक बार आपको अच्छे से समझ लेना है कि मोललता निकालने के लिए जो परसेंटेज बेस्ड होता है, परसेंटेज का मतलब यही होता है कि 100%, हर पदार्थ अपने आप में 100% होता है। जो भाग उसका दिया रहे उसी भाग को 100 में से घटा लेंगे तो शेष जो उसका कंपोनेंट बचता है उसकी वैल्यू आ जाती है। जैसा यहाँ पर 40% दिया गया था, भारानुसार अगर कहीं दिया गया तो ठीक है, नहीं तो W/W करके दे देता है। W/W का मतलब वही हो गया कि 100 ग्राम विलयन में, विलयन की जो मात्रा दी गई है वो 100 ग्राम, कहीं कहीं भारानुसार नहीं देता, वहाँ पर W/W, तो वहाँ हमें भटकने की ज़रूरत नहीं है। और W/W का मतलब हो गया भारानुसार, और ये 100 ग्राम विलयन में। अभी मोललता से संबंधित और भी टाइप बचे हुए हैं, लेकिन आज हम यही 2 टाइप पर ही इस सेशन को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट डे जब आएंगे तो जो इससे संबंधित हैं और भी जो टाइप बचे हुए हैं, ज़रूर उनके बारे में एक एक करके बताया जाएगा। और हम चाहेंगे कि एक क्वेश्चन भी आपको दे दें, इसी पर बेस्ड करके आप लोग इसे ज़रूर हल करेंगे। जैसे NaOH के भारानुसार यहाँ पर हम 20% दे देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, कि 20% भारानुसार NaOH की मोललता ज्ञात करेंगे। तो जैसे आपने पिछले वाले प्रश्न में जो हमने कल दिया था, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया था, काफ़ी सारे लोगों का आंसर भी सही आया था। कुछ लोगों का आंसर जो गलत आया था वो कैलकुलेशन की वजह था, हमें जहाँ तक लगता है कैलकुलेशन में ही कुछ हुआ होगा। तो आप लोग इस प्रश्न को अपने कॉपी में उतार लीजिए और सॉल्व करके रखिएगा,
कल के दिन हम इसके आंसर की भी चर्चा करेंगे, मतलब कैसे निकालेंगे ये तो अभी बताया है, आप लोग इसे ज़रूर कर लेंगे। हमें विश्वास है कि इतना सरल क्वेश्चंस आप अभी तुरंत कर लेंगे, लेकिन ये है कि हम इसका जवाब कल देंगे और इससे संबंधित और भी जो क्वेश्चन हैं, जैसे अभी घनत्व का बचा हुआ है, उसके बाद मोललता से संबंधित विविध प्रकार के प्रश्न हैं। मतलब हमें लगता है कि अभी 2 प्रकार के प्रश्न और बचे हुए हैं, उन दोनों प्रकार के प्रश्नों को कल हल करते हैं अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक आप इस क्वेश्चन को नोट करके इसको हल करके रखे रहेंगे। कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।